हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का वीडियो नंबर 18 है ना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सेकेंड वीडियो। हम लोग जी नंबर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स तक हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एंटी हिस्टामिन्स। दीज ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज एंटी एलर्जिक ड्रग्स। एलर्जी समझते हैं, है ना। कभी कभी कुछ लोग धूप में निकलते हैं तो त्वचा में जलन होने लगता है। किसी को धूल से एलर्जी होता है, किसी को पानी से एलर्जी होता है, पानी में जाने से डर लगता है ना। एंड आर यूज टू ट्रीट एलर्जी दैट इज स्किन रैशेस, त्वचा में खुजली होना, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यूज, ऊतकों का सूजन एट्सेट्रा। तो एंटी हिस्टामिन्स वे ड्रग हैं जिनका इस्तेमाल एलर्जी के विरुद्ध होता है और जिनका एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। Since the allergic reactions are caused due to liberation of histamine in the body, हिस्टामिन एक केमिकल का नाम है। अगर किसी व्यक्ति को धूल से एलर्जी है और वह व्यक्ति अगर धूल के संपर्क में आएगा तो उसके शरीर के अंदर में हिस्टामिन नामक केमिकल का रिसाव होगा और इस केमिकल के निकलने से ही उस व्यक्ति को एलर्जी महसूस होगा। तो हम लोग वैसे केमिकल का सेवन करते हैं जो हिस्टामिन को निकलने को रोकता है, हिस्टामिन को शरीर में नहीं निकलने देगा। अगर हिस्टामिन नहीं निकलेगा तो एलर्जी भी नहीं होगा। इसीलिए दीज ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एंटी हिस्टामिन्स। इसलिए इस प्रकार के ड्रग को एंटी हिस्टामिन भी कहा जाता है। ये एंटी हिस्टामिन ड्रग के कुछ एग्जाम्पल हैं: डायफिनाइल हाइड्रामाइन, क्लोरफेनिरामाइन, प्रोमिथाजिन एट्सेट्रा। अगला कैटेगरी है हमारा एंटा एसिड्स, है ना। कभी कभी हम लोग किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, है ना, खाना अधिक खा लेने की वजह से पेट में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है। तो इससे बचने के लिए जिन दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं उसे एंटा एसिड्स कहा जाता है। दोज केमिकल सबस्टांसेस विच रिमूव एक्सेस एसिड एंड रेज द pH वैल्यू टू एप्रोप्रिएट लेवल इन स्टोमक मतलब पेट होता है, और कॉल्ड एंटा एसिड। स्टोमक का pH वैल्यू 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। तो अगर पेट का pH वैल्यू गड़बड़ हो रहा है, चाहे कम हो रहा है चाहे ज़्यादा हो रहा है, तो उसको उचित लेवल तक मेंटेन करने के लिए जिन केमिकल का हम सेवन करते हैं उनको एंटा एसिड्स कहा जाता है। कुछ एग्जांपल हैं: सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये सब एंटा एसिड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एंटीपायरेटिक्स, है ना। एंटीपायरेटिक्स किसे कहते हैं? जब हमें बुखार होता है तो शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस टेम्परेचर को नॉर्मल वैल्यू तक लाने के लिए जिन केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है। द केमिकल सबस्टांसेस विच आर यूज टू लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स। इसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन और पैरासीटामोल। आप लोग एस्पिरिन और पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद रखेंगे। वैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद करने से मना किए हुए हैं, लेकिन ये दोनों बहुत फेमस कंपाउंड हैं। एस्पिरिन को 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है एसिटॉक्सी, और ये पूरा हो जाएगा बेंजोइक एसिड। उसी प्रकार इसका नाम है पारा एसेटामाइडोफिनॉल, मैंने ये हो गया एसिटामाइडो और ये हो गया फिनॉल। फेनासेटिन भी एंटीपायरेटिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एनेस्थेटिक्स। जब किसी व्यक्ति का पैर या हाथ कहीं का भी ऑपरेशन होने का रहता है तो पहले उस हिस्से को शून्य किया जाता है ना, ताकि अगर वहाँ पर चीर फाड़ हो तो व्यक्ति को दर्द महसूस ना हो। तो शून्य करने के लिए, है ना, जिन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसे एनेस्थेटिक कहा जाता है। द केमिकल सबस्टांसेस विच प्रोड्यूस जनरल या लोकल इनसेंसिबिलिटी का मतलब होता है अचेतना, सामान्य अचेतना। किसके लिए? टू पेन्स, दर्द के लिए, एंड अदर सेंसेशंस, दूसरी अनुभूतियों के लिए। सेंसेशन का मतलब अनुभूति होता है। जैसे हम लोग टीवी में कुछ मूवी वगैरह देखते हैं तो हम लोग मूवी देख के हंसते हैं, रोते हैं, तो ये सब सेंसेशन हो गया, है ना। कोई कॉमेडी करता है तो हम हंसते हैं, कहीं इमोशनल सीन चल रहा होता है तो हम रोते हैं, ये सब अनुभूति है। इन अनुभूतियों के प्रति जो सामान्य अचेतना जो केमिकल उत्पन्न करते हैं एनेस्थेटिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोकीन, क्लोरोफॉर्म, डाइथाइलेथर। अभी क्लोरोफॉर्म का जो इस्तेमाल है वो हॉस्पिटल में प्रतिबंधित है ना,
क्योंकि क्लोरोफॉर्म हवा के संपर्क में फॉस्जिन नामक जहरीला गैस बनाता है। अभी हॉस्पिटल वगैरह में डाइथाइल ईथर का इस्तेमाल एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। तो इस तरह हम लोग का ड्रग्स और मेडिसिन का टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक इसी चैप्टर का है फूड प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स संरक्षण करने वाले पदार्थ, जैसे हम लोग नमक या चीनी का इस्तेमाल करते हैं खाने वाली चीज़ों को बचाने के लिए, उसे प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में लिखने के लिए, द सबस्टांसेस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द स्पॉयलेज, का मतलब होता है बर्बादी ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यू टू माइक्रोबायल ग्रोथ, है ना, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के चलते भोज्य पदार्थों को बर्बादी से बचाने के लिए इस्तेमाल में जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स। इस एग्जाम्पल है शुगर, सॉल्ट, ऑयल मतलब तेल, सोडियम बेंजोएट, ये बेंजीन का रिंग है, COONA, सोडियम बेंजोएट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट का मतलब होता है मीठा करने वाला पदार्थ, जैसे हमारा चीनी। तो यहाँ कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट इसे कहते हैं। द सबस्टांसेस विच आर यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट्स इन प्लेस ऑफ शुगर, मतलब वैसे पदार्थ जिनका इस्तेमाल चीनी के स्थान पर मीठा करने के लिए होता है, बट हैव नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, पोषक मान, लेकिन जिसके पास पोषक मान नहीं होता है, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मतलब ये वे पदार्थ होते हैं जो सिर्फ भोजन को मीठा करेंगे, इससे हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का पोषक तत्व प्राप्त नहीं होगा। इस एग्जाम्पल है एस्पार्टेम, सैकराइन, सुक्रालोज, एलिटेम, ये सभी केमिकल सब्सटेंस का नाम है। इन सभी का फॉर्मूला है एनसीईआरटी में, लेकिन आप फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एस्पार्टेम का फॉर्मूला है, ये हो गया सैकरिन का फॉर्मूला, ये हमारा सुक्रालोज का फॉर्मूला है, और ये हमारा एलिटेम का फॉर्मूला है। काफ़ी डिफिकल्ट है, तो फॉर्मूला एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एस्पार्टेम इट इज 100 टाइम्स स्वीटर दैन सुक्रोज, अर्थात शुगर, यानी चीनी से 100 गुना अधिक मीठा होता है। सैकराइन इट इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इट इज 550 टाइम्स स्वीटर दैन सुक्रोज, ये सुक्रोज अर्थात चीनी से 550 गुना अधिक मीठा होता है। सुक्रोलोज ये 600 टाइम्स चीनी से अधिक मीठा होता है। एलिटेम इट इज 2000 टाइम्स स्वीटर दैन सुक्रोज एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड यूजिंग एलिटेम, ये चीनी से 2000 गुना मीठा होता है। इसीलिए अगर हम लोग एलिटेम के उपयोग से कोई भोजन या खाने वाली चीज़ों का निर्माण करते हैं तो उसके मिठास को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो काफ़ी मीठा हो जाता है। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स में बस ये थोड़ा सा ही टॉपिक में, है ना, इसके अलावा नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स द केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर क्लींसिंग पर्पस आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स, वे केमिकल जिनका उपयोग क्लींसिंग पर्पस, साफ करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है, डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर यूज्ड एज क्लींसिंग एजेंट। नंबर 1 है हमारा सोप्स और नंबर 2 है हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोप्स आर द सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं, है ना। हायर फैटी एसिड का मतलब हो गया वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन का संख्या काफ़ी ज़्यादा होगा, 15 कार्बन, 17 कार्बन, 18, 19 कार्बन, है ना। इस प्रकार के एसिड को फैटी एसिड कहा जाता है। तो सोप्स आर द सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 17 कार्बन का चेन है, इसको मिलाकर 18 कार्बन हो गया। अगर यहाँ सोडियम को हटा के अगर हम H लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता 17 और 1 18 कार्बन का। अभी H के स्थान पे सोडियम लगा हुआ है, ये सोडियम सॉल्ट कहलाएगा। इसका नाम है सोडियम स्टीरेट, ये साबुन का फॉर्मूला है। सोडियम पाल्मिटेट, ये भी साबुन का फॉर्मूला है। सोडियम ओलिएट, ये सब कुछ साबुन के एग्जाम्पल हैं। आप कम से कम 1-2 फार्मूला जरूर याद रखिएगा। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर नोन एज हार्ड सोप। सोप 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप। जो सोडियम के सॉल्ट होंगे वो हार्ड सोप, और जो पोटासियम के सॉल्ट होंगे वो सॉफ्ट सोप। मतलब जहाँ सोडियम लगा, यहाँ अगर सोडियम है तो हार्ड, अगर यहाँ पोटासियम रहता तो सॉफ्ट सोप होता। सैपोनिफिकेशन, इसको आप लोग नोट कहीं इंपॉर्टेंट कर लेंगे।
1 नंबर में सैपोनिफिकेशन का परिभाषा आता है लिखने के लिए। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑयल एंड फैट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को साबुनीकरण कहा जाता है। देखिए ये हमारा फैट का फॉर्मूला है, नाम है ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट। ये एक मॉलिक्यूल है ना। CH2 देखिए चेंज जुड़ा हुआ यहाँ पर। अभी इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे रिएक्शन तो बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा है ना, और O के पास आ जाएगा सोडियम, O के पास क्या आ जाएगा सोडियम। तो इस प्रकार से मेरा 3 मॉलिक्यूल बनेगा, C17H35 COO सोडियम है ना। ऐसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा OH ग्रुप। इस प्रकार का मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। ये ग्लिसरॉल है और देखिए साबुन है। तो जब हम लोग फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं रिएक्शन तो सोडियम स्टेट बना, साबुन बना। तो इस रिएक्शन को ही कहा जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ सोप, मैंने सोप के अवगुण, क्या क्या इसका अवगुण है। तो 1 नंबर में आता है लिखने के लिए सोप्स कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। मैंने कठोर जल में हम साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कठोर जल किसे कहते हैं? जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है उसे हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। सोप्स कैन नॉट बी यूज इन एसिडिक मीडियम है ना। अगर पानी हमारा अम्लीय है तो वहाँ भी साबुन मेरा आसानी से काम नहीं करता है। सोप्स कैन नॉट बी यूज इन कोल्ड वाटर। अगर पानी अधिक ठंडा है तो ठंडा पानी में भी साबुन ठीक से काम नहीं करता है। ये साबुन के अवगुण है, डिसएडवांटेजेस है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यह क्वेश्चन है, वाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में साबुन काम क्यों नहीं करता है? तो क्वेश्चन है वाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। लेकिन इसका जवाब जानने से पहले हम ये सवाल का जवाब जानते हैं है ना। एक्सप्लेन द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप्स। साबुन के क्लींसिंग एक्शन की व्याख्या करेंगे। साबुन कैसे सफाई करता है, कपड़े से गंदगी को वो कैसे हटाता है, थोड़ा हम लोग इसकी चर्चा करते हैं है ना। देखिए ये साबुन का फॉर्मूला है C17H35 COONA। अगर इसको पानी में घुलाएंगे तो ये मेरा सोडियम स्टीरेट है, इसका नाम है सोडियम स्टीरेट। ये हमारा साबुन है। जब इसको हम पानी में घुलाएंगे तो ये स्टीरेट आयन और सोडियम प्लस आयन में टूट जाएगा। देखिए यहाँ पर 17 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये कार्बन, ठीक है। ये हमारा अल्काइल पार्ट हुआ और ये CO-। ये जो अल्काइल पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से दूर भागने वाला, इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक टेल। और ये जो हिस्सा है ये होता है हाइड्रोफिलिक हेड, मतलब ये पानी को चाहने वाला होता है। इस मॉलिक्यूल को संक्षेप में हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। ये जो कार्बन का चेन है उसको हम ऐसे लिखते हैं जिगजैग, और हेड को हम इस प्रकार से नेगेटिव करके लिखते हैं है ना। अगर हम साबुन को पानी में घुलाएंगे तो इस प्रकार का आयन पानी में बहुत सारा उत्पन्न होगा, लेकिन चूंकि ये पानी से बचना चाहेगा और ये पानी में रहना चाहेगा तो ये कुछ इस प्रकार से अपने आप को अरेंज करता है पानी में। जब साबुन का कंसंट्रेशन पानी में कम रहेगा तो इन आयनों का सजावट पानी में इस प्रकार से रहता है। देखिए सारा हाइड्रोफिलिक हेड पानी की ओर है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो पानी से बाहर की ओर है ना। लेकिन अगर साबुन का कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो एक इस प्रकार से व्यवस्था का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ऑयल है या डर्ट है, कपड़ा गंदा वही होता है जहाँ तेल होता है। तो ये जो हमारा स्ट्रेट आयन का जो ये टेल है वो सब इस तेल की ओर इकट्ठा हो जाएगा अपने अंदर की ओर, और जो पानी को चाहने वाला हिस्सा है वो बाहर की ओर रहेगा। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि ठंडा पानी है, 20 लोग पानी में डूबे हुए हैं और उनको अपने आप को बचाना है, तो अगर 20 लोग थोड़ा दूर दूर खड़ा रहेंगे तो उन सभी लोगों का शरीर ठंडे पानी से भीगेगा। लेकिन अगर वो सारे लोग एक दूसरे से अगर सट के खड़ा हो जाएंगे है ना, तो जो लोग सिर्फ बाहर में रहेंगे उन्हीं का शरीर सिर्फ पानी के संपर्क में रहेगा, बाकी जो अंदर के लोग रहेंगे वो पानी से बच जाएंगे। मैंने पानी में डूबे हुए होने के बावजूद भी वो बहुत हद तक अपने आप को पानी से बचा सकते हैं। तो इसी प्रकार जब ये स्ट्रेट आयन इस प्रकार से इकट्ठा होगा, ये सारा टेल एक तरफ रहेगा अंदर की ओर और हेड हमारा बाहर की ओर रहेगा। तो ये टेल अपने आप को पानी से बहुत हद तक बचा लेगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ गैप है, एक्चुअली में गैप होता नहीं है। इस प्रकार से मॉलिक्यूल सटा सटा रहता है। देखिए इस तरह से, इस प्रकार से पूरा सटा हुआ रहेगा। लगभग 100 की संख्या में ये आयन एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर पानी की मात्रा नहीं रहेगी,
पानी में रहेगा बाहर साइड, तो जो हेड है वो बाहर रहेगा, जो टेल है सब वो अंदर की ओर रहेगा। तो इस बनावट को कहा जाता है मिसेल, है ना। तो मिसेल बना करके साबुन कपड़े से गंदगी को हटाता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा पानी है और ये मेरा कपड़ा है और ये जो उस कपड़े में तेल लगा हुआ है, जैसे साबुन को हम पानी में घुलाएंगे तो स्ट्रेट आयन जो होते हैं उस तेल के चारों तरफ अपने आप को इस प्रकार से अरेंज कर लेते हैं और इस तेल को अपने में ट्रैप करके कपड़े से बाहर ले आते हैं और कपड़े से गंदगी को हटा देते हैं। चलिए इसको हम आपको एक वीडियो समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए साबुन को जब हम पानी में घुलाते हैं तो देखिए साबुन के मॉलिक्यूल हैं। ये हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट, पानी को चाहने वाला हिस्सा, और ये कार्बन का चेन हो गया टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, है ना। ये पानी को चाहने वाला, ये पानी से बचने वाला, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया और ये हाइड्रोफिलिक टेल हो गया। देखिए जब साबुन का कंसंट्रेशन पानी में कम रहेगा तो ये जो स्ट्रेट आयन है ये इस प्रकार से पानी में अरेंज होंगे। जो मेरा हाइड्रोफिलिक टेल है वो पानी की ओर रहेगा और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो पानी से ऊपर रहेगा, ठीक है। लेकिन जब कंसंट्रेशन साबुन का हम लोग बढ़ा देते हैं तो वो मिसेल का निर्माण करेंगे। अभी आपको वीडियो में दिखेगा आगे। देखिए मिसेल का निर्माण हो रहा है, सारा टेल सेंटर की ओर इकट्ठा है और जो पानी को चाहने वाला हिस्सा है वो बाहर की ओर है ना। और डर्ट हमारा बीच में फंसा हुआ रहेगा और इस मिसेल के साथ डर्ट भी कपड़े से क्या होता है, बाहर आ जाता है। देखिए ये तेल के चारों तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए मिसेल का निर्माण हो गया और गंदगी को उसमें फंसा करके वो कपड़े से बाहर ले जा रहे हैं, है ना। ये डर्ट है, देखिए डर्ट को वो ट्रैप करके स्ट्रेट आयन कपड़े से बाहर ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से साबुन के द्वारा कपड़े का सफाई होता है, ठीक है। अभी हमारा सवाल था कि हार्ड वाटर में साबुन काम क्यों नहीं करता है। देखिए हार्ड वाटर कैसे कहते हैं, जिसमें कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ के आयन मौजूद रहते हैं, उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। अगर हम साबुन को पानी में घुलाते हैं तो हमारा स्ट्रेट आयन उत्पन्न होता है, स्ट्रेट आयन, है ना। और यही आयन मिसेल का निर्माण करता है। तो मिसेल बनने के लिए पानी में स्ट्रेट आयन का होना जरूरी है। लेकिन अगर उस पानी में कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ का आयन मौजूद रहेगा, अर्थात पानी हमारा हार्ड होगा, तो ये जो साबुन से निकला हुआ स्ट्रेट आयन है वो कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ के साथ रिएक्शन करके इस प्रकार से कंपाउंड का निर्माण करेगा। देखिए स्ट्रेट आयन है, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव था, कैल्शियम पर 2+ होता है। तो ये दो मॉलिक्यूल, दो आयन कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना करके एक इनसॉल्युबल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो जो स्ट्रेट आयन के रूप में होना चाहिए वह कंपाउंड बना करके इनसॉल्युबल पार्ट के रूप में पानी में वो बैठ जाता है। अब अगर पानी में हमारा स्ट्रेट आयन नहीं रहेगा तो मिसेल का निर्माण नहीं होगा, और मिसेल का निर्माण नहीं होगा तो कपड़े का सफाई भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो सब लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं। वाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप्स फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कंपाउंड, जो कि यहाँ पर बना था, है ना। हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट मौजूद होते हैं वो साबुन के साथ इनसॉल्युबल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। विच फॉर्म कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स, विच फॉर्म कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब अवक्षेप होता है, एंड आर डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द क्लोथ, और जिनको कपड़े से हटाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप नदी या तालाब में कपड़ा साफ किए होंगे, जब आप साबुन को कपड़े में रगड़ते होंगे तो फेन उत्पन्न नहीं होता होगा, बल्कि एक गंदा जैसा पदार्थ बाहर निकलता होगा, छाले टाइप, है ना, प्रेसिपिटेट, है ना, अवक्षेप जैसा। तो वो हमारा कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है स्ट्रेट आयन का, जो कि इनसॉल्युबल होने की वजह से फेन उत्पन्न करने नहीं देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप मॉलिक्यूल, जो कि यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सोप मॉलिक्यूल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन टेल, ये हो गया हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिलिक हेड। हाइड्रोकार्बन चेन इज वाटर रिपेलिंग, जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है वो वाटर से भागने वाला होता है। एंड आयनिक पार्ट इज वाटर अट्रैक्टिंग, जो नेगेटिव
चार्ज वाला हिस्सा होता है वो वाटर को चाहने वाला होता है, वाटर को अट्रैक्ट करने वाला होता है। व्हेन सोप इज अप्लाइड इन एक्वस मीडियम टू अ क्लोथ कंटेनिंग अ स्पॉट ऑफ ग्रीस और ऑयल, the hydrophobic hydrocarbon tails of straight iron get associated with grease, while the hydrophilic मैंने पानी को चाहने वाला carboxylate head is directed towards water। तो जब हम लोग साबुन को घुलाएंगे तो जो स्ट्रेट आयन है उसका जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो तेल की ओर इकट्ठा होगा और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो वाटर की ओर इकट्ठा होगा। दस द ऑयल और ग्रीस कम्स आउट ऑफ क्लोथ अलॉन्ग विद द स्ट्रेट आयन, और जो तेल या ग्रीस है वो स्ट्रेट आयन के साथ कपड़े से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। विथ द स्ट्रेट आयन इनटू वाटर एज सोन बिलो, जैसा कि हम डायग्राम से दिखाए हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ के अब इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।